नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है उसका फुल लेंथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है, शिक्षक व अधिगमकर्ता की भूमिका। एक मिनट। शिक्षक एवं अधिगमकर्ता की भूमिका के बारे में किस विचार संप्रदाय ने अधोलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शिक्षक शिक्षक की भूमिका निर्देशक की न होकर परामर्शदायी परामर्शदायी होगी, अतः अधिगमकर्ता बालक की रुचि को यह निर्धारित करना होगा कि उसे क्या सीखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा शाश्वतवाद। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर शाश्वतवाद। इसमें क्या होता है कि प्रतिपुष्टि क्या होती है? एक मिनट का इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शिक्षक की भूमिका निर्देशक की न होकर परामर्शदायी होती है, य- अतः अधिगमकर्ता बालक की रुचि को यह निर्धारित करना होगा कि उससे क्या सीखना है। तो इस क्वेश्चन का तो ये तो नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर चारों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन कुछ और अलग होगा। चारों इसका आंसर नहीं है। एनटीए ने क्या किया? हाँ, अब बात, एनटीए ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। शिक्षक की प्रोक्स शिक्षक की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशिष्टताओं की पहचान कीजिए जो सूची में दी गई है। ठीक है, हमें किस चीज की पहचान करना है? शिक्षक की जो इनडायरेक्ट रणनीतियां होती है उसके अंतर्गत शिक्षण जो लर्निंग के शिक्षण जो टीचिंग के जो उपाय होते हैं, उपागम होता है, उनकी विशिष्टता की पहचान करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ट्रस्ट प्रक्रिया में संलिप्तता, एंगेजमेंट इन ए इंक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रक्रिया में संलिप्तता उनकी होनी चाहिए। इंक्वायरी प्रोसेस में उनकी उसका एंगेजमेंट, टीचर का एंगेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन। बिल्कुल राइट है ये। नेक्स्ट आता है ऑप्शन ध्यान आकर्षण तथा अधिगमकर्ताओं को अनुदेशात्मक उद्देश्य से संसूचित संसूचित करना। ध्यान आकर्षण, गेनिंग अटेंशन एंड इंफॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। उद्दीपक सामग्री प्रस्तुत करना, पूर्व अपेक्षित अधिगम के प्रत्यास्मरण को उद्दीप्त करना। ठीक है, तो
ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से संदर्भों के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन करना। ये भी इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ए, बी और ई, सी इसका आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि जो अधिगम करता अप्रत्यक्ष अधिगम रणनीति होती है। क्या? अप्रत्यक्ष अधिगम रणनीति। इसमें क्या होता है कि ये शिक्षण केंद्रित होता है। ठीक है, क्या है? ये शिक्षण केंद्रित प्रक्रिया। ठीक है, यह क्या होती है? अधिगमकर्ता को अधिगम के सभी पहलुओं में लाभान्वित करता है। तो लर्नर होता है, उसको सभी पहलुओं में क्या करता है? लाभान्वित करता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष अधिगम रणनीति में ऐसे कई दृष्टिकोण हैं। ये तो हमने क्या पढ़ा? अप्रत्यक्ष। अब जो प्रत्यक्ष जो अधिगम होता है उसमें इस तरीके के दृष्टिकोण होते हैं जो छात्रों या विद्यार्थियों की अवधारणा को प्रारूपित करने, अवधारणा को प्राप्त करने, समस्या को हल करने तथा निर्देशित जांच में मदद करता है। जो प्रत्यक्ष अधिगम रणनीति होती है वो क्या करती है? ये तो क्या है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो शिक्षक केंद्रित होती है, और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अधिगम रणनीति, इसमें क्या होता है? इनमें विद्यार्थियों के, पहला विद्यार्थियों के अवधारणा को प्रारूपित करना, मतलब उसको फॉर्मेट करना। ठीक है, उसके उन विद्यार्थियों के कंसेप्ट को फॉर्मेट करना होता है इसमें। दूसरा आता है इसमें अवधारणा को प्राप्त करना, अवधारणा को प्राप्त करना। थर्ड है समस्या को हल करना, समस्या को हल करना। नेक्स्ट आता है इसमें निर्देशित जांच में मदद करना। क्या क्या काम करता है? प्रत्यक्ष अधिगम रणनीति विद्यार्थियों की अवधारणा को एक फॉर्मेट बनाना या फिर एक मूर्त संरचना करना या फिर मूर्त प्रारूप देना, उसको मूर्त आकार देना। ठीक है, अवधारणा को प्राप्त करना, कंसेप्ट को क्या करना? प्राप्त करना। समस्या को हल करना होता है इसमें, और निर्देशित जांच में मदद करना, जो जांच डायरेक्ट की गई है उसमें मदद करना इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित प्रदत्त सूची से पहचान कीजिए। फॉर यूज ड्यूरिंग टेक्निक
teaching. From the list given below, identify questions that are process type rather than, मतलब हमें क्या देखना है, प्रोसेस टाइप क्वेश्चन, प्रोसेस टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वो देखना है, इसकी बजाय कंटेंट टाइप। इनमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? अपसारी पर्सन, ये बिल्कुल राइट है। फैक्ट बेस्ड, ये नहीं है इसका क्वेश्चन आंसर। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये होगा। लोअर ऑर्डर क्वेश्चन ये नहीं होगा। हाई ऑर्डर क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा ACE, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन। दो नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वैधता के लिए विश्वसनीयता आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विश्वसनीय आवश्यकता, लेकिन विश्वसनीयता ही क्या है, पर्याप्त नहीं है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट कथन आता है मूल्यांकन उपकरण के लिए वैधता एक पूर्ण रूपेण आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, लेजिटिमेसी होनी चाहिए, वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए, वैलिडिटी कंसेप्ट की होनी चाहिए। पूर्ण रूपेण मूल्यांकन उपकरणों के लिए वैधता एक पूर्ण रूपेण आवश्यक है, ठीक है, बिल्कुल, मूल्यांकन के उपकरणों के लिए वैलिडिटी होनी चाहिए। या अनावश्यक अवधारणा न होकर एक अविच्छिक की तरफ पाई जाती है, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो एक और दोनों ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। ये भी कथन और कारक से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि शिक्षा की वे व्यवस्थाएं जो स्थान सापेक्ष, समय सापेक्ष तथा व्यक्ति सापेक्ष होता है उन्हें औपचारिक की संज्ञा दी जाती है तथा ये विहित नियम एवं पद्धतियों को सृजित होती है। तो इसका ये जो कथन है ये क्या है, ये सही है, ठीक है, इसका ये कथन सही है। तर्क क्या देता है इसके पीछे? मुक्त विश्वविद्यालय और विद्यालय औपचारिक शिक्षा के उदाहरण है क्योंकि वे विहित प्रक्रिया द्वारा सृजित किए जाते हैं। मुक्त विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और विद्यालय ये औपचारिक नहीं है, किसके उदाहरण है? ये अनौपचारिक शिक्षा के, ठीक है, गैर औपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा के उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, ए कथन सही है और तर्क इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है? ऐसी कौन सा मेथड है नॉलेज प्राप्त करने का तो रिसर्चर के लिए जो समय और प्रयास की दृष्टि से, जिसमें क्या हो, समय और प्रयास कम लगे, ठीक है। ऐसी कौन सी मेथड होता है? मेथड ऑफ कंसल्टिंग एन अथॉरिटी, किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि, ठीक है। किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि समय एवं प्रयास की दृष्टि से
क्या करता है, शोधकर्ता के लिए मितव्ययी होती है। शोध निर्देशक प्राय एक अनुभवी व्यक्ति होता है। कोई भी जो सुपरवाइजर होगा वो क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, एक फ्रेंड या फिर प्रोफेशनल होता है, ठीक है। ट्रेनर होता है जो शोधकर्ता को शोध समस्या के चयन से लेकर वो क्या करता है, गाइड करता है इसको, सुपरवाइजर रिसर्चर को कहाँ से करता हो गाइड, वो शोध समस्या से शुरू करता है और कहाँ तक उसका क्या करता, सुपरवाइज करता है उसको थीसिस लिखते, थीसिस लिखे जाने तक, जाने तक। इस जो पूरी शोध होती है इसके बीच में वो क्या करता है, रिसर्चर की हेल्प करता है। कौन, प्रोफेशनल सुपरवाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्नलिखित पद्धत सूची में से उन विशेषताओं को संसूचित करने वाले कथनों को चुनिए जो गुणात्मक शोध मॉडल से संबंधित है, ठीक है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च, SCAR पैराडिम से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे कौन से विशेषता है, कौन कौन सी ऐसे ऑप्शन है जो गुणात्मक शोध प्रतिमान की संबंधित है या फिर उसकी विशेषता है, ठीक है। गुणात्मक शोध के जो जो मॉडल होते हैं, जो प्रतिमान होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता, हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या होता है, यह शोध प्रतिभागियों में परिप्रेक्ष्य सामाजिक घटनाओं के अवबोध से संबंधित होता है। मतलब क्या होता है, जो गुणात्मक होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, सामाजिक घटनाओं घटनाओं के अवबोध या फिर उसके जानकारी होती है, ठीक है, रिसर्चर को। नेक्स्ट आता है, ये वास्तविक परिदृश्य से संचालित होता है। वास्तविक परिदृश्य इसमें होना चाहिए, ठीक है। मतलब वास्तव में जानना चाहिए, वास्तव में साइट होनी चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं कि आप इसमें फ्रॉड या फिर असत्य रिसर्च को लेके आ रहे हो, ठीक है। तो वो क्वालिटेटिव फिर आपका रिसर्च नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो क्या हो, आधार जो जो आधार सामग्री का प्रदेश प्रत्यक्ष क्या होता है, स्रोत होता है। शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है, ठीक है। शोधकर्ता इसका क्या होता है, महत्वपूर्ण साधक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इस क्वालिटेटिव में क्या होता है, मेन चीज ये होती है कि ये रियल होनी चाहिए, ठीक है, ये रियल होनी चाहिए। जो परिदृश्य होता है आपका, पर्सपेक्टिव होता है, जो साइट होती है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये प्रक्रिया से संबंधित होता है। यह प्रक्रिया से संबंधित है। अपेक्षाकृत क्या होता है इसमें, परिणामों व उत्पाद मात्र से, ये प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। इनमें क्या नहीं होता, इनमें परिणाम या उत्पाद नहीं होता, ठीक है। परिणाम मतलब इनमें क्या होता है कि
परिणाम और जो प्रोडक्ट होता है, लास्ट कंक्लूजन होता है, उस पे क्या होता है, ये डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, ये किस चीज की बात करता है, ये प्रोसेस की बात करता है। जैसे बताया गया है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता। तो ये किस में होता है, ये क्वालिटेटिव में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। गीता भी हमें क्या सिखाती है, क्वालिटी की बात सिखाती है। ये इसको यहाँ से आप इसको क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम को यहाँ से आप लिंक कर सकते हो, इस तरीके से याद कर सकते हो कि गीता का जो श्लोक है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, काम करने पे प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, न कि उसके रिजल्ट पे, कंसिक्वेंस है और उनके कंक्लूजन पे तुम्हें तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोमल प्रदो कोमल प्रदत्तों का प्रयोग किया जाता है इसे। ठीक है, इसमें प्रदत्त शब्दों व चित्रों का स्वरूप लिए होते हैं। तो इसमें जो प्रदत्त होते हैं वो क्या होते हैं, शब्द या चित्र। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये क्या होती है, ये आगमनात्मक तर्क शोध होता है। ठीक है, मतलब ये किसी भी शोध की शुरुआत स्टेप होती है, मतलब इसमें इनपुट लिया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है आगमनात्मक में बाद में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चंस पर आते हैं कि गुणात्मक शोध के विशेषता कौन है। यह शोध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं के अवबोध से संबंधित है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसमें सामाजिक घटनाएं परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं के अवबोध से, बिल्कुल सही है। हमें क्या होना चाहिए, सामाजिक घटनाओं का अवबोध होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पहली बात इसके लिए, पहला ही जो ऑप्शन है इसके अंदर हमने इसका डिस्कस किया। ठीक है, दूसरा आता है, पहला इसका ऑप्शन होगा जो सही होगा। दूसरा, दूसरी बात आती है कि यह चरों के मध्य संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है, तब मापित सामाजिक तथ्यों में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है। ऐसी कोई बात हमने गुणात्मक शोध प्रतिमान में नहीं देखी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होता है। ये बिल्कुल हमने देखा है कि वास्तविक चीजें होनी चाहिए, जेन्युइन साइट होनी चाहिए। जेन्युइन क्या होना चाहिए, अ, आधार सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है यह प्रक्रिया से संबंधित नहीं, कि बिल्कुल सही है, ये भी हमने इसमें देखा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए, सी और डी। ए, सी और डी, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता अपने अध्ययन के अंतर्गत निराश्रित चर के संभव प्रभाव जानने एवं आकलित करने हेतु एक निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग करता है। परीक्षण से मिले प्राप्तांकों का वितरण ऋणात्मक विषमता वाला है। इसके आधार पर परीक्षण के कठिनाई स्तर के बारे में कौन सा कथन दिया गया है। ठीक है, तो परीक्षण के कठिनाई स्तर के बारे में कौन बताता है, द टेस्ट इज वेरी इजी। ठीक है, तो ये जब चर का वितरण ऋणात्मक विषमता वाला होता है। ठीक है, जब चर का जो ऋणात्मक वितरण क्या होता है, ऋणात्मक
विषमता वाला होता है तो वो क्या करता है, निष्पत्ति परीक्षण का कठिनाई स्तर सरल कहा जाता है। ठीक है, पहला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अपन फिर से कथन और तर्क पे आधारित क्वेश्चन पे। एक शोधकर्ता को सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को चोट पहुंचाए बगैर कोडल औपचारिकताओं का पालन करना होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है ये कथन, अभी कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तर्क पे आते हैं। हालांकि प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और प्रदत्त के विवेचन या व्याख्या के संदर्भ में आचार संहिता की दृष्टि से आघात पहुंचाने की पर्याप्त गुंजाइश है। हाँ बिल्कुल, ये भी करेक्ट है कि प्रदत्त जो डेटा होते हैं, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देयर इज हाउएवर इज कंसिडर स्कोप ऑफ बीइंग एथिकली वल्नरेबल। बिल्कुल सही है। क्या है कि आंकड़ों को क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, विश्लेषण को बिगाड़ सकते हैं, और जो विवेचन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है उस और व्याख्या होता है, उसकी आचार संहिता को भी आघात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शोध से निम्नलिखित में से किन चरणों में आईसीटी समर्थन के विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक है? द स्कोप फॉर एम्प्लॉइंग आईसीटी सपोर्ट इज रिलेटिवली मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेटिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होगा हाइपोथेसिस मेकिंग, ये भी नहीं है। डेटा कलेक्शन ये बिल्कुल है। डेटा एनालिसिस ये भी होता है। आईसीटी समर्थन के विनियोजन की गुंजाइश, ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक होती है डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डी, सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मीडिया अपील का अनुक्षेत्र किस मुद्दे से संबंधित है? मीडिया अपील का अनुक्षेत्र किस मुद्दे से संबंधित है? ये किस मुद्दे से है? ये संवेग से संबंधित। ठीक है, किससे? इमोशन से संबंधित है। मीडिया अपील का अनुरोध किससे संबंधित है? संवेग से। संवेग अपील चैनलों में जैसे क्या होते हैं, दृश्यों, रंगों, कहानियों, संगीत आदि के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जैसे टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं, दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों की भावनाओं को छूने का प्रयास करते हैं। तो ये मीडिया अपील का अनुक्षेत्र इमोशन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, कक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष विद्यार्थी को एक अच्छा श्रोता बनाएगा? ठीक है, तो अच्छा श्रोता बनाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ध्यान केंद्रित, सबसे पहले ध्यान केंद्रित। दूसरा होता है जानने की इच्छा रखने वाला, अवबोध की इच्छा, ज्ञान की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तीसरा होता है, सॉरी, जानने के लिए विनम्रता। ठीक है, पोलाइटनेस जरूरी होती है सीखने के लिए। शिक्षक के प्रति सहानुभूति इसमें होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सहानुभूति। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिक्षक, नेक्स्ट होता है
स्क्रीन इसका थोड़ा अटक गया है लैपटॉप का। तो रिजोल्व करता हूँ, 1 मिनट। नेक्स्ट क्या आता है, शिक्षण के प्रति, शिक्षण के प्रति स्वीकारता, स्वीकार्यता, ठीक है। तो कक्षा परिवेश के में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष विद्यार्थी को एक अच्छा श्रोता बनाएगा? तो देखते हैं हम इसमें। ध्यान विकसित होने की क्षमता, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान केंद्रण, बिल्कुल है। अवबोध की इच्छा है। संवेदात्मक, ये बिल्कुल नहीं है। जानने की विनम्रता बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरे पक्ष की उपेक्षा करना, तो ये नहीं है। ए, बी, सी और ई किस में है? बी, सी, डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं फिर कथन और तर्क वाले क्वेश्चन में। शिक्षक के दो प्रमुख कार्य अनुक्षेत्र है, कौन कौन से? शिक्षा शास्त्र, शास्त्र की जानकारी और सामाजिक अंतःक्रिया। तर्क कथन क्या कहता है? शिक्षक के दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। पहला कौन सा होता है? शिक्षा शास्त्र की जानकारी, शिक्षा विषय की जानकारी और सामाजिक अंतःक्रिया। इन दोनों कार्यों को महत्वपूर्ण बनाने हेतु संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो कार्य है, ये जो अनुक्षेत्र है शिक्षक के, इनके लिए इन्होंने क्या बताया? कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेषण क्या होता है? एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसमें मुझे कथन ए भी सही लग रहा है और आर भी सही है। आर इस कथन की सही आज्ञा कर रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। टेली वाला ही क्वेश्चन है। एक तरफ दे रखे हैं श्रोताओं का प्रकार और दूसरी तरफ करेक्टर, उनकी विशेषताएं। तो पुअर जो लिसनिंग होती है उसमें क्या, पुअर लिसनिंग में क्या होता है? बारंबार उछट जाना, ठीक है। फॉरगेट रिपीटेडली, बारंबार उछट जाना, इसमें आता है किसमें? पुअर लिसनिंग में। दूसरा था आक्रामक श्रोता, दूसरों को क्या करते हैं? डराते हैं। आक्रामक श्रोता दूसरों को। निष्क्रिय श्रोता, ये क्या होता है? वक्ता से आसानी से सहमत हो जाते हैं। प्रतिभाषिक बौद्धिक, विचारों का श्रवण करते हैं लेकिन उनमें कोई भाव नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का 4 कौन सा है? डी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत में शैक्षिक संप्रेषण उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कालानुक्रम बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले जो कृषि दर्शनों कब आता है? 1960। ज्ञान दर्शन कब आता है? 2000 में आता है ज्ञान दर्शन। व्यास है वो कब आता है? 2001 में आता है। ज्ञानवाणी का कब आती है? 2000। इनका जो क्रम है, सही आंसर, 1 मिनट, एक मिनट, इसको मैंने क्या किया है, गलत राइट डाउन। जो कृषि दर्शन है वो 1966 में आता है। ज्ञान दर्शन कब आता है? 2000 में। ज्ञान दर्शन
2000 में। और व्यास कब आता है? 2004 में। ज्ञानवाणी 2000। तो ए, बी, डी और सी। ए, बी, डी डी व्यास 2004। ज्ञान दर्शन 2000 में। ज्ञानवाणी 2001। और कृषि दर्शन 1996। तो इसका आंसर तो ए, बी, डी, सी होगा। ए, बी, डी। कृषि दर्शन 1966। ज्ञान दर्शन 2004। व्यास, डी डी व्यास 2004 में है। ज्ञानवाणी 2001। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए, बी, डी, सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये टेली वाला फिर से क्वेश्चन है। एक तरफ थ्योरी दी गई है, सिद्धांत दिया गया है, एक तरफ दार्शनिक दिए गए हैं। तो एपिस्टेम एंड डोक्स, इस सिद्धांत किसने दिया है? ये एपिस्टेम और डोक्स का सिद्धांत प्लेटो ने। संभव एवं वास्तविक जीव, संभव एवं वास्तविक जीव ये किसने दिया? अरस्तु ने इसका सिद्धांत दिया। व्यवहारिक एवं परमार्थिक, ये सिद्धांत दिया शंकर ने। और तार्किक और वास्तविक किसने दिया? हीगल ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास है डी, इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यक्षीकरण के दायरे से परे निम्नलिखित में से कौन सा अभिज्ञान आता है? What type of cognition is beyond the ambit of perception? इसका सही आंसर होगा निर्विकल्प, निर्वि निर्विकल्पक प्रत्यक्षा। ठीक है, निर्विकल्पकम कल्पक प्रत्यक्ष। ठीक है। ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है? इनमें जो ये कर्मेंद्रिय द्वारा क्या होता है? समझा नहीं जाता। ठीक है, समझा नहीं जाता। ये सीधे मन और आत्मा की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, ये सीधे मन और आत्मा की अवधारणा से संबंधित होते हैं। दो चीज इसमें सम्मिलित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन अब। सुनहला पर्वत अग्निमय है क्योंकि यह धूम्रवान है। इस अनुमान में कौन सा हेतुआभास है? ठीक, इसमें कौन सा फैलेसी है? ठीक है, आश्रय सिद्धि इसमें फैलेसी है। इसका मतलब होता है कि जब तर्क में प्रयुक्त गौणपद वास्तविक न हो तब आश्रय सिद्धि हेतुआभास होता है। जब क्या हो? जब तर्क में प्रयुक्त गौण पद वास्तविक न हो तो क्या होता है? आश्रय सिद्धि हेतुआभास होता है। जब कोण पद वास्तविक न हो तब मध्य पद इसमें निहित नहीं होता। ठीक है, सुनहला पर्वत वास्तविक नहीं है,
अतः यह अग्नि में नहीं हो सकता। ठीक है, सुनहला पर्वत क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो ये अग्नि पर अग्निमय नहीं हो सकता क्योंकि यह धूम्रवान है। सही है, आश्रय सिद्धि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। किसी तर्क वाक्य जिसमें विशेष विधेयात्मकता होती है वह क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा उद्देश्य और विधेय में कोई भी वितरित नहीं होता। उद्देश्य और विधेय में कोई भी वितरित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, एक तरफ कंसेप्ट है एक तरफ उसके स्कूल है। जो अभाव का जो कंसेप्ट है वो किस में दिया गया है, वो न्याय दर्शन में। ठीक है, अनुपलब्धिता जो अवधारणा वो किस में दी गई है, वेदांत में। अपोहो का जो सिद्धांत है, जो कंसेप्ट वो किस में दिया गया है, बौद्धिज्म में। और शादवाद में जैनिज्म में। तो डी का पहला कौन सा है, बी और सी में आता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ISP का की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, ISP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट फिर से आता है कथन और तर्क आता है। कथन और तर्क क्वेश्चन आता है ये। इसमें कथन दिया गया है इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता के निर्देश सुरक्षा सद्भाव पर होती है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रयोक्ता द्वारा डाटा की सुरक्षा और निजता हेतु कोई प्रयास नहीं की, बिल्कुल सही है। ए और आर करेक्ट है और आर इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। कंपाइलर क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, इसमें होगा कंपाइलर है, ओएस सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एडिटर है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं होते, वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, जो कम जो कम सिस्टम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की गई है, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात नहीं की गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये ऐसे प्रयोग प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में सहयोग होते हैं। ठीक है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं क्या होते हैं, एक विशिष्ट कार्य होता है। इनके अनुसार अलग अलग उपयोगों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि के डोमेन से बाहर है? ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धि के डोमेन में कौन कौन आता है, कंप्यूटर विजन आता है, मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है। टेक्स्ट इसमें नहीं आता। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है? सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हैं, कौन कौन से हैं? अत्यधिक निरंतर और भूख का उन्मूलन, ये बिल्कुल है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, ये भी है। जलवायु परिवर्तन संबंधी समाधान करना, ये बिल्कुल इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये भी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करना। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ए और बी, डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों की दहन उष्मा के संदर्भ में उनके सही आरोही क्रम की पहचान।
इसमें क्या होगा, पहले पे कौन से आता है, 12वीं क्रम में पहले पे हरित कास्ट आएगा, दूसरे पे आएगा इसमें, दूसरे पे शुष्क कास्ट, थर्ड पे आता है प्राकृतिक वसा और तेल, फोर्थ पे मिथेन। तो कौन सा होगा इसका, DCBA, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है फिर से कथन और तर्क आते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग काफी उच्च मूल्य वाली प्रदूषण नदियों से दुर्गंध आती है, ठीक है? तो ये ए जो है वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो BOD होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, उससे क्या होता है, जैविक ऑक्सीजन की मांग काफी उच्च मूल्य वाली प्रदूषण नदियों से दुर्गंध आती है, बिल्कुल सही है। एनरोबिक बैक्टीरिया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये इसके आंसर नहीं हो सकता। बीओडी काफी उच्च मूल्य वाली नदियों के दुर्गंध आती है क्योंकि जो एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं कार्बनिक पदार्थों का उपापचयन करके ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मिथेन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया बनाते हैं, ठीक है? इसीलिए क्या होती है, इनमें बदबू आती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सही है और आर गलत है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। अधिक खतरनाक अपशिष्टों में शामिल हो सकते हैं, तो कौन कौन हो सकते हैं, पैथोजन है, रेडियो एक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव, ये तो नहीं होगा, ठीक है। कोरोसिव सब्सटेंस, ये बिल्कुल होगा, तो ए बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक के मामले में वैश्विक उत्सर्जन के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव के विकास क्रिया का अधिक योगदान है, तो किसमें अधिक योगदान है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वर्ष 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई थी, तो ये किसमें की गई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा की गई थी, 1960 में की गई थी ये, कोठारी, डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन ज्ञान क्षेत्रों के ट्रिवियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ट्रिवियम में कौन कौन से वर्गीकृत किया गया है, व्याकरण, लॉजिक और रिटोरिक, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के महाविद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक पैमाने पर कार्य हेतु तैयार जनशक्ति का निर्माण करता है, ठीक है। तो कौन करता है, इस कम्युनिटी कॉलेज इसका निर्माण, जनशक्ति का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से समकालीन संप्रेषण घटित होता है, ठीक है। तो ये किससे होता है, वीडियो चैट से हम क्या करते हैं, कंटेम्प्रेरी सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन घटित करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम बिल्कुल सही है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये थोड़ा मुझे अटपटा सा लग रहा है। विक्स बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये नहीं हो सकता। A B C इसका
करेक्ट आंसर है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है फिर से टेली वाला क्वेश्चन है। एक तरफ हमें सूची दी गई है, दूसरी तरफ हमें एक तरफ तो हमें उच्च शिक्षण संस्थाओं में अकादमिक स्वतंत्रता के स्तर की सूची दी गई है, और दूसरी तरफ दिया गया उनका, उनसे मिलाना अपने को पर्सनल लेवल। ठीक है, पर्सनल लेवल। तो पर्सनल लेवल क्या होता है? ये होता है कि हमारे द्वारा अपने लिए अपनाए जाने वाले और विकसित किए जाने वाले व्यवहार और नैतिक स्तर इसमें है। दूसरा है व्यवसायिक स्तर। व्यवसायिक स्तर में क्या आता है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में लोकतांत्रिक कार्य कारण और प्रत्येक सक्षम व्यक्ति की क्षमता में विश्वास करना। नेक्स्ट आता है संस्थागत स्तर। संस्थागत स्तर में क्या होता है? उच्च शिक्षा संस्थानों की अवधारणा में व्यक्तिगत और व्यावसायिक मूल्यों को व्यवहार में लाना। सोसाइटल लेवल का होता है उच्च शिक्षा के परिचालन को प्रभावित और सुकर बनाने वाले मूल्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का करेक्ट आंसर। तो ये हमने मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के हमने नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर का फुल डिस्कशन किया है। तो आप इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन राइट होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सके। और एंड में आपसे नम्र निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।